नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर में। हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का मुंबई दौरा। थोड़ी देर में मुंबई के लिए रवाना होंगे सीएम योगी। देशी निवेशकों को साधने मुंबई जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। देश के बड़े उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। जीआईएस को लेकर घरेलू रोड शो की कमान संभालेंगे सीएम योगी। तो वहीं यूपी में 10 से 12 फरवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित करेंगे। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के निवेश का जो लक्ष्य है वो 10 लाख करोड़ के से बढ़ाकर 17 लाख करोड़ कर दिया गया है। तो लक्ष्य बड़ा है तो यकीनन कोशिशें भी बड़ी होंगी, और इन्हीं कोशिशों का असर है कि सीएम योगी आदित्यनाथ मुंबई के दौरे पर अब से कुछ ही देर में निकलने वाले हैं, और इस दौरान वो वहां पर जाकर उद्योगपतियों के साथ मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ जीआईएस के लिए वो इनविटेशन देंगे, आमंत्रित करेंगे, और ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित हो सके और निवेशकों की पहली पसंद उत्तर प्रदेश बन सके। यही कोशिश सीएम योगी आदित्यनाथ की जारी है, और इसी के चलते उनका ये मुंबई दौरा बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस दौरे के दौरान कई बड़े उद्योगपतियों से वो मुलाकात करेंगे। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से। एसके, देखिए कितनी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ निकलने वाले हैं मुंबई के लिए, क्योंकि उनका ये बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण दौरा है। कई उनको लक्ष्य साधने हैं इस दौरे के माध्यम से, और इसके लिए विशेष महत्वपूर्ण उनका ये दौरा माना जा रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ाया जाए। जिस दिशा में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास से रवाना हो चुके हैं। हालांकि मुख्यमंत्री को 4:15 पर मुंबई पहुंचना है, और 4:15 के बाद वो सीधे ताज होटल जाएंगे, जहां पर शाम 5 बजे से उनका कार्यक्रम शुरू होगा। जहां सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अप्रवासी उत्तर प्रदेश के वासियों से मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, और कहीं ना कहीं एक कोशिश होगी कि जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग मुंबई में रहते हैं या वहां पर उनके बिजनेस सेटल हैं, उनसे उत्तर प्रदेश के निवेश के बारे में बातचीत की जाए। उत्तर प्रदेश में निवेश किस तरीके से बढ़ाया जाए, इस विषय पर उनसे सहमति बनाई जाए। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जो उद्योगपति हैं उनको इन्विटेशन भी दिया जाए, उत्तर प्रदेश की संभावनाओं के बारे में बताया जाए। हालांकि उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम को राजभवन पहुंचेंगे, जहां पर राजभवन में ही उनका निवास है, रात्रि प्रवास करेंगे, और सुबह फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होटल ताज पहुंच जाएंगे, जहां पर पहले वो विभिन्न जो बैंकर्स हैं उनके साथ बैठक करेंगे। जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक रोड शो कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के जो विभिन्न प्रेजेंटेशंस हैं उनका प्रस्तुतिकरण होगा। उत्तर प्रदेश सरकार की औद्योगिक नीति के बारे में बताया जाएगा। उत्तर प्रदेश अब तक आई हुई जो विभिन्न इंडस्ट्रीज हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण है जो कि इस दौरान होगा। उसके बाद शाम 6 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो फिल्म इंडस्ट्री के जुड़े हुए लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे। अगर हम इस पूरे दौरे की बात करें तो जहां पहले उत्तर प्रदेश के करीब दर्जन भर मंत्री और 2 दर्जन से ज्यादा वरिष्ठ आईएएस, जिसमें प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव स्तर के अफसर शामिल थे, वो विदेश दौरे पर गए थे। अब ये देश की कंपनियों को जो मल्टीनेशनल स्तर पर काम कर रही हैं उनको उत्तर प्रदेश की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लाने की तैयारी है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सीधे तौर पर एक कोशिश है कि मुख्यमंत्री अब खुद चूंकि मैदान में उतर रहे हैं, देश की वो कंपनियां जो कि टॉप लेवल पर काम कर रही हैं, चाहे उसमें गोदरेज हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, टाटा हो, या उसके अलावा जो दूसरी बड़ी कंपनियां हैं जिसमें लार्सन एंड टर्बो जैसी कंपनियां हैं जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हैं, जो इलेक्ट्रिकल विभाग से जुड़ी हुई हैं, जो कृषि से जुड़ी हुई हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में काम कर रही हैं। कोशिश होगी कि जो उनकी यूनिट्स हैं वो उत्तर प्रदेश में लगे, और जिसको लेकर जो अपने देश की कंपनियां हैं उनके बीच सहमति बनाने की कोशिश होगी। तो निश्चित तौर पर बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री देखिए योगी उत्तर आदित्यनाथ प्रदेश की का भी ये 2 उम्मीदें बढ़ दिवसीय गई दौरा हैं है, इसके क्योंकि यहाँ सीएम से योगी आदित्यनाथ के इस दौरे से कि किस तरीके से वो बड़े निवेश को आकर्षित कर पाते हैं अपने इस दौरे के दौरान। इसके आप बने रहिएगा हमारे साथ। फरियल सैयद हमारे साथ जुड़ गई है मुंबई से, हमारे संवाददाता। फरियल, क्या कुछ अपडेट, किस तरीके से वहां पर तैयारियां हो रही हैं? सीएम योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर में बस रवाना होने वाले हैं, वो अपने आवास से निकल चुके हैं और वो पहुंचने ही वाले हैं। जब वो पहुंचेंगे, क्या कुछ वहां पर तैयारियां हैं उसको लेकर? जी देखिए, 4:30 के करीब वो जो है योगी आदित्यनाथ जो है मुंबई पहुंच जाएंगे। और जैसे ही मुंबई पहुंचेंगे वो सबसे पहले जो है ताज होटल में जाएंगे, जहां पर वो सबसे पहले
यूपी के कुछ अहम लोग जो मुंबई में रहते हैं, उनसे जो है वो सबसे पहला कार्यक्रम जो है वो उनकी उनकी शुरुआत होने वाली है। तो जो सबसे पहले है, जो शायद जो है एयरपोर्ट पे उनको लेने के लिए बीजेपी के कुछ आला नेता वो पहुंच सकते हैं। योगी आदित्यनाथ जी का जो स्वागत मुंबई में करने के लिए बीजेपी के कुछ आला नेता है वो एयरपोर्ट पे पहुंच सकते हैं। उसके बाद जो है आज वो सीधे सीधे राजभवन 7 बजे जो है डायरेक्ट विश्राम करने ताजपुर से जाएंगे। लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आज ही जैसे ही वो ताज होटल से राजभवन की ओर रवाना होंगे, वो महालक्ष्मी मंदिर और सिद्धिविनायक मंदिर जो है उनके दर्शन लेते हुए राजभवन पहुंचेंगे। और राजभवन में वो जैसे ही पहुंचेंगे तो शायद ये कार्यक्रम हो सकता है कि सीएम एकनाथ शिंदे और डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी सीएम योगी आदित्यनाथ जी को मिलने के लिए सीधे राजभवन ही पहुंचेंगे। साथ ही सुबह में अगली सुबह जो होगी वो सबसे पहले जो है वो जो वेरियस बैंकर्स है, जो बड़े बड़े उद्योगपति है, उनसे शुरुआत होगी। वो सबसे पहले उनके साथ जो है वो मीटिंग लेंगे। योगी आदित्यनाथ जो है वो यूपी की ओर आकर्षित करेंगे ताकि वो जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति है वो यूपी में इन्वेस्ट कर सके। उसके बाद ही 12 बजे से 2 बजे के बीच में योगी आदित्यनाथ जी का मुंबई में रोड शो होना है। उसको लेकर तैयारी जो है वो बड़े जोरों शोरों से मुंबई में है वो चलने लगी है। जैसे ही ये रोड शो खत्म होगा तो 6 बजे के करीब जो है वो योगी आदित्यनाथ जी है वो जो फिल्म जगत के बड़े बड़े डायरेक्टर्स और निर्माता प्रोड्यूसर्स है, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स है, उनसे मुलाकात करेंगे और उनको जो है उनको जो है यूपी में नए नए इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो है उनका ध्यान आकर्षित करेंगे। तो उसी के साथ जो है योगी आदित्यनाथ कल फिल्म निर्माता और जो बड़े बड़े हस्तियां है, फिल्म दिग्गज, जो फिल्म इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े दिग्गज है, उनसे मुलाकात करते हुए फिर से जो है ताज होटल की ओर रवाना हो जाएंगे। और फिर करीब 9 बजे कल रात में वो जो है वो मुंबई से जो अपना जो दौरे के लिए वो आ रहे हैं, उस दौरे को समाप्त वो जो है कल रात 9 बजे के करीब कर देंगे। बिल्कुल, तो देखिए बड़े खास कार्यक्रम निर्धारित हैं। ठीक है फरियल, आप भी बने रहिए हमारे साथ। इसके देखिए इस दौरे के कई मायने हैं और जिस तरीके से पूरी योजना के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, उनकी एक ही उद्देश्य है कि सभी निवेशकों की जो पहली पसंद है वो उत्तर प्रदेश बने। और इसके लिए सबसे पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश में काम किया, उत्तर प्रदेश में रिसोर्सेज स्थापित किए, उसके बाद वो विदेश गए, विदेश से निवेश लेकर आए और अब घरेलू निवेश की बारी है तो इसमें भी पूरी जान डालते हुए वो नजर आ रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक ले जाया जाए और इस प्रयास का ही असर है कि छठे नंबर से दूसरे नंबर तक उत्तर प्रदेश पहुंचने में कामयाब रहा है। आपने उत्तर प्रदेश सरकार के पहले के बजट देखे हैं जो 3-3.5 लाख करोड़ के हुआ करते थे, लेकिन इस बार अगर हम 2022-23 की बात करें तो अब तक जो उत्तर प्रदेश सरकार अपना बजट और पूरा बजट ला चुकी है वो करीब 6.5 लाख करोड़ का है। तो सीधे तौर पर उस चीज को उत्तर प्रदेश सरकार लगातार मेंटेन कर रही है, कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक ले जाया जाए। इसके लिए लक्ष्य निर्धारित किया है मुख्यमंत्री ने 10 लाख करोड़ के निवेश का। हालांकि अब तक जो विदेश दौरे हुए करीब 7 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को मिल चुके हैं। तो सीधे तौर पर कोशिश है कि उस लक्ष्य को बढ़ाया जाए, जो 10 लाख करोड़ था उसको आगे ले जाया जाए और उम्मीदों से ज्यादा निवेश इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हो। क्योंकि इसके पहले भी अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में 2 इन्वेस्टर समिट, उसके अलावा एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और साथ ही साथ में एक उत्तर प्रदेश में डिफेंस एक्सपो हो चुका है। तो सीधे तौर पर अब इसके बाद जो अभी तक के लक्ष्य थे वो 4 लाख 5 लाख करोड़ के पुरानी जो इन्वेस्टर समिट हुई हैं उनमें रहे हैं। सीधे तौर पर इस बार का लक्ष्य बड़ा है और कोशिश यही है कि जहां विदेश की कंपनियां अगर उत्तर प्रदेश को अपना डेस्टिनेशन मानकर यहां निवेश करने के लिए आ रही हैं तो कहीं ना कहीं जो देश की कंपनियां हैं उनको भी इस दिशा में जोड़ा जाए, उनको उत्तर प्रदेश की संभावनाओं के बारे में बताया जाए। क्योंकि लगातार इस तरीके की चीजें निकल कर आई कि बहुत सारी कंपनियां अपने प्रोजेक्ट्स को दूसरे प्रदेशों में शिफ्ट करना चाहती हैं, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में मिल रहा है, तो इसलिए वो डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश होना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें तो देश में सबसे ज्यादा अगर एक्सप्रेस वेज का जाल कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज्यादा एयर कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश में है। अगर हम जनशक्ति की बात करें वो भी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के बाहर दूसरे राज्यों में काम करते हैं। कोरोना काल के दौरान वो वापस आए हैं। ओडीओपी और अगर हम एमएसएमई की बात करें तो लगातार उनको उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों में रोजगार के जरिए स्थानीय स्तर पर ही स्थापित करने की कोशिश की
गई है। तो ये वजह है बिल्कुल साफ है कि निवेशक के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था हो, चाहे उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास नीति हो, या फिर उत्तर प्रदेश की जनशक्ति हो, जो कि सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जरूरी है, वो सारी चीजें उत्तर प्रदेश सरकार ने कहीं ना कहीं मैनेज की बिल्कुल। तो हैं, देखिए, चीजों को बड़ी व्यवस्थित योजना किया के है। साथ ये खास दौरा है और इस दौरे पर फरेल आप भी नजर बना के रखिएगा, इसके आप भी नजर रखिएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे दिल्ली से अब खबर, जहां यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई है, जहां यूपी निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट आज याचिका पर सुनवाई करेगा। यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, जहां हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव के लिए कहा था। यूपी सरकार ने इस आदेश पर रोक की मांग की है और इस पूरे सुनवाई को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट का रुख रहता है इस पूरी सुनवाई पर। नगर निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की नजर अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर टिकी हुई है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट नगरीय निकाय चुनाव आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुनवाई करेगा। और सपा को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इसलिए भी इंतजार है क्योंकि यदि हाईकोर्ट के फैसले को सही मानते हुए सुप्रीम कोर्ट प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर देता है तो तत्काल चुनाव हो जाएंगे और ऐसे में पार्टी को आनन फानन में अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करनी पड़ेगी। तो वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट यदि मोहलत दे देता है तो सपा सबसे पहले अपने संगठन को मजबूत करने का काम करेगी। तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, पार्टियों की बात कर ले या फिर प्रत्याशियों की बात कर ले, सभी की निगाहें इस सुनवाई पर हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट को मनाया गया कि जल्द सुनवाई करे इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि समय नजदीक है और बड़ी चुनौतियां हैं, समय की पाबंदी भी है कहीं ना कहीं। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हामी भरी और 4 जनवरी वो तारीख जब सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हुआ और आज जिस पूरे मामले पर सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट अपना क्या रुख स्पष्ट करता है, क्योंकि यूपी सरकार की तरफ से मांग की जा रही है कि हाईकोर्ट का जो आदेश है उस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए हैं कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव हो। लेकिन इसको लेकर अब राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे फैसले को लेकर रोक की मांग की गई है। अपडेट लेते हैं, हमारी संवाददाता प्रिया राणा हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रिया, क्या कुछ जानकारी? देखिए, समय 12 बजे का नियुक्त किया गया था, लेकिन क्या सुनवाई शुरू हो गई है अभी? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। वहीं अगर हम बात करें राज्य सरकार के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में बिंदुवार पक्ष रखने की भी पूरी तैयारी है। वहीं अगर हम सूत्रों की बात करें तो सूत्रों के हिसाब से सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में बताया गया है कि पिछड़ों को आरक्षण देने में सभी नियमों का पालन किया गया है। ट्रिपल टेस्ट के फार्मूले पर अमल के लिए आयोग का गठन भी किया गया है। साथ ही सरकार कोर्ट से आरक्षण देकर ही चुनाव कराने का अनुरोध भी कर रही है। वहीं नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण देने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसमें देखिए नगर विकास के अधिकारी पूरी तरीके से कल से ही तैयारियों में जुटे हुए थे और अभी देखिए थोड़ी देर में ही ये तस्वीर साफ होगी, क्या जो फैसला हाईकोर्ट के द्वारा लिया गया था वही रहता है या सुप्रीम कोर्ट कोई और फैसला सुनाएगा। जी बिल्कुल ठीक है प्रिया, आप नजर बना के रखिए। जर्नलिस्ट साहब के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की यात्रा का कोई फर्क यूपी में नहीं पड़ने वाला है। साथ ही उन्होंने न्यूज़ वन इंडिया से क्या कुछ अहम कहा है वो सुनिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज दूसरा दिन है, उत्तर प्रदेश में भ्रमण कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी आते हैं। आप लोग के क्षेत्र में राहुल गांधी आ रहे हैं, कपिल जी कैसे देखते हैं? हाँ, शामली जनपद भी लगभग हमारा ही है, मुजफ्फरनगर जनपद का ही हिस्सा है। तो हमको लगता है कि उनके आगमन से वहाँ कोई बहुत पलक पावड़े लोग बिछाए बैठे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने साथ कुछ लोगों ने वे चल रहे हैं, वही भीड़ उनके साथ दिखती है। कांग्रेस का कोई अस्तित्व पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है और जिस प्रकार से वो चल रहे हैं, जिस प्रकार से उनकी बयानबाजी हो रही है, जिस प्रकार से लगातार उनकी एक्टिविटी है, तो उपहास जैसी स्थिति है और जनता में कोई स्वीकार्यता कांग्रेस की नहीं है। समाजवादी पार्टी का उनका गठबंधन हुआ दोनों युवाओं का, फिर वो अलग हो गए, तो कोई वैचारिक नाम गठबंधन पहले था ना आज है। अखिलेश जी ने उनको समर्थन दिया, उनका समर्थन दें, पर कांग्रेस में कोई ताकत खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश में राहुल जी के आने से पड़ जाएगी, हमको ऐसा नहीं लगता। कपिल जी, क्योंकि देखा गया है समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को, सबको उन्होंने इन्विटेशन दिया था, शिवपाल जी को भी सबने मना कर दिया, थैंक यू बोल दिया ट्विटर पे मैसेज की। आरएलडी जिनका गठबंधन है वो आज जयंत चौधरी उनके साथ है।
कुछ लगता है कि एक तरफ विचारधारा की बात होती है, दूसरी तरफ उनके गठबंधन उनके साथ रहते हैं? देखिए तो वही ज्यादा अच्छा बताएंगे, पर हमको लगता है जिन लोगों के खिलाफ आप चौड़ लड़ रहे हैं, कभी कभी अवसर देखा तो आप आगे बढ़ गए, आपने हाथ मिला लिया, फिर देखा हाथ जल जाएगा तो आपने पीछे कर लिया। यानी कांग्रेस की सारे कारनामे, उनकी सरकारों के तत्काल निर्णय, सरकार के द्वारा बहुत सारी ऐसी गतिविधियां जो समाज विरोधी थी, उन सबको देखते हुए चाहे आरएलडी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, उन लोगों को डर लगता है, कभी हाथ मिलाते हैं फिर डर लगता है। अपने बलबूते पर राजनीति करें, कांग्रेस अपने बलबूते पर आगे बढ़े। अगर राहुल जी को लगता है तो घुसे उत्तर प्रदेश के अंदर, और हमको लगता है कि कोई समर्थन उनको उत्तर प्रदेश में मिलने वाला नहीं है। वहां की जनता जान चुकी है कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश जिस तरह की शानदार प्रगति कर रहा है, गति कर रहा है, विकास की योजनाएं हो रही हैं, जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, गरीबों का हित हो रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, तो हमको लगता है कि उसका कोई सानी नहीं है इस समय। अब पूरा भरोसा मुख्यमंत्री जी पर, प्रधानमंत्री पर जनता को है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कपिल देव अग्रवाल जी, बताया था कि देखने जरूर आ सकते हैं, पर समर्थन के लिए कपिल देव जी बता रहे हैं कि राहुल गांधी को अभी विचार करना होगा, अपने संगठन को मजबूत करें, अपनी जो संगठन है कांग्रेस है उसको जोड़ें, बाद में भारत जोड़ने की बात करें। वीडियो जर्नलिस्ट साहब के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल कांग्रेस नेता पूनम पंडित से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता राजेश कुमार ने, आप वो सुनिए। हम बागपत में हैं और यहाँ पे कांग्रेस नेत्री हमारे साथ पूनम पंडित हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे बात करें। पूनम जी, आप यहाँ पहुंची हैं, किस तरह का समर्थन राहुल गांधी की इस यात्रा को? राहुल गांधी जी की जो यात्रा है ये भारत जोड़ो यात्रा, इसमें युवाओं का, महिलाओं का, बच्चों का और यहाँ तक कि हमारे जो देश की नींव रखने वाले बुजुर्ग हैं उनका हमें मार्गदर्शन मिल रहा है, और इस चीज़ से हमारे जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको मजबूती मिल रही है, हमारे नेता हैं उनको मजबूती मिल रही है। सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष जो है जनता की आवाज़ उठाता है, हर बार जनता को मजबूती मिल रही है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि चाहे वो महंगाई के खिलाफ हो, चाहे वो बेटियों पर अत्याचार हो, चाहे वो युवाओं की जो नौकरी खाने वाली बात हो, इन तमाम लोगों की जो आवाज़ उठाने वाले विपक्ष ही एक मजबूत, और विपक्ष में सिर्फ राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी आवाज उठाती है, तो जनता की जो आवाज है वो इससे ज्यादा मजबूत हो रही है। तो आपको लगता है कि इस यात्रा के बाद या इस यात्रा के दौरान कुछ बदलाव हो रहे हैं, कुछ पॉजिटिव दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, जैसे लोगों में एक डर था, भय का माहौल था, कोई बोलता नहीं था सरकार के खिलाफ, तानाशाह जो चल रहा था, लेकिन आज लोग निकल करके आ रहे हैं और सभी समर्थन कर रहे हैं राहुल जी का, और महंगाई के खिलाफ बोल रहे हैं। आप आम जनता का भी इंटरव्यू कर रहे होंगे तमाम लोगों का, अब आम पब्लिक भी बोल रही है, पहले नहीं बोलती थी क्योंकि लोग डरते थे, कुछ लोग बोल देते थे, हमारे जैसे आपके जैसे लोग दिखा देते थे, लेकिन तमाम लोगों में जो डर का, भय का जो माहौल था वो बदलाव नजर आ रहा है। देश जुड़ रहा है, माहौल जुड़ रहा है, माहौल हमारे देश का जो शांति वाला था वो फिर से वापस आ रहा है। आपने पिछले दिनों देखा होगा 2014 के बाद से कितने ज्यादा हमारे देश में भड़काऊ भाषण, ये वो, लड़ाई झगड़ा, दंगा प्रसाद, कितना कुछ हुआ, सबकी भावनाएं आहत हो गई, लेकिन अब वो गहराइयां भरी जा रही हैं, लोग खुशहाली की तरफ जा रहे हैं। ये थी पूनम पंडित जो कह रही हैं कि उनका पूरा समर्थन है इस यात्रा को, और वो आगे भी इस तरह से की यात्रा को जो है समर्थन करेंगे, और राहुल गांधी के साथ है, माहौल बदल रहा है, ये भी उनका कहना है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।